Hello everyone, this is lecture series on Introduction to Quantum Mechanics, and today's lecture is lecture 31 and I am Asad Ali. Today we are going to discuss orthonormal vectors in linear vector space or LVS. So let's start with the orthonormal vectors. Okay. So orthonormal vectors क्या है? ठीक है, for the time being मैं थोड़ा सा रिजिड वे में रहूँगा और लास्ट में मैं आपसे फिर डिटेल में डिस्कस करूँगा कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स को कैसे मैक सेंस आप कर सकते हैं. हाउ कैन यू अंडरस्टैंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स विद द कॉमन सेंस. ठीक है, सो फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू formally define orthonormal vectors. So orthonormal vectors. सही है, तो फर्स्ट करें if there are two vectors. For the time being I am taking two vectors which is, let's say, u, ket u and ket v, that forms a space, linear vector space. let's say v बनाते हैं. ठीक है, v में सिर्फ दो वेक्टर्स हैं. सो ये है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं linear vector space में, and such that if you calculate the norm of u and as well as the norm of v, it turns out to be 1. ठीक है, ऐसे वेक्टर्स का सेट लें. फर्स्ट कर हमारे केस में दो वेक्टर्स हैं, and if you take the norm of these vectors you will get 1, and if you take the inner product of u and v or v and u, you will get 0. Means those vectors whose norm normalized हैं, so norm is equal to 1, and their inner product, mutual inner product is 0. Their inner product is 0. Means वो वेक्टर्स का सेट, लेट्स से ket u और ket v, जो कि एक हिल्बर्ट स्पेस वेक्टर स्पेस v में लाई करते हैं, इस तरह के उन हर एक वेक्टर का नॉर्म जो है वो 1 आए. नॉर्म से क्या मुराद है आपको याद है. लेट्स से वी हैव टू वेक्टर, सपोज हमने साई का नॉर्म लेना है, तो आपको मैं डिफाइन कर दूँ ये नॉर्म का फार्मूला है. सही है, लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था. तो ऐसे वेक्टर्स के सेट को कहेंगे, वी से दैट if their norm is 1 and their inner product is 0, so we say that means we say that they are mutually orthonormal vectors. ठीक है, सो ये वेक्टर एक दूसरे में ऑर्थोनॉर्मल है. अब ऑर्थोनॉर्मल से क्या मुराद है. ऑर्थोनॉर्मल दो वर्ड्स से मिलके बना. ऑर्थो कहाँ से निकला है, ऑर्थोगोनल से. ऑर्थोगोनल बोलते हैं परपेंडिकुलर को. ठीक है, परपेंडिकुलर या राइट हैंडेड, राइट एंगल, या आप कह सकते हैं कि उनका नो ओवरलैप. सही है, ऑर्थो मीन्स ऑर्थोगोनल, नॉर्मल मीन्स नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज्ड टू 1 और यूनिटी. सो जो सेट हमने लिया है वेक्टर्स का, ये आपस में ऑर्थोगोनल है. मीन्स उनके दरमियान इनर प्रोडक्ट 0 है. मीन्स उनके दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर स्पेस, अगर एब्स्ट्रैक्ट वे में बात करें तो. और वो नॉर्मलाइज टू यूनिटी है, मीन उनका नॉर्म 1 के बराबर है. सो ऐसे वेक्टर्स के सेट जो है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कहलाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर वेक्टर स्पेस में, क्वांटम मैकेनिक्स में. ठीक है,
सो समझ आ गई ये चीज़। तो अब मैं इसको लिखता हूँ एक सिंपल वे में, लेट्स से अब इसको मैं जनरलाइज करता हूँ, मीन्स नॉर्म 1 आ जाए और आपस में ओवरलैप 0 आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से वी हैव, अब मैं 2 डायमेंशन से n डायमेंशन में चला जाता हूँ। n डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस वेयर vectors are like सेट है u1, u2, u3, u4 अप टू सो ऑन un। तो यहाँ पे हर एक वेक्टर जो है उसका अगर नॉर्म जो है वो 1 आता है, ठीक है, और इनमें से कोई से भी 2 वेक्टर्स उठा लें ui, uj, वेयर i इज नॉट इक्वल टू j, तो आप देख लें इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। तो लिहाजा ऐसे वेक्टर्स का सेट जिसमें वो वेक्टर्स सेल्फ नॉर्मलाइज हो और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो। सेल्फ नॉर्मलाइज मीन्स उनका अपना नॉर्म 1 के बराबर हो और आपस में वो ऑर्थोगोनल हो, मीन्स no overlap. So such kind of vector set is called orthonormal vectors set. So these vectors form an orthonormal vector set. Since these vectors, these set of vectors are mutually orthogonal and self-normalized. ठीक है, so ऐसे vectors को orthonormal vectors कहते हैं। Now अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम मर्ज करने जा रहे हैं बाय क्रोनेकर डेल्टा। कैसे? क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। कैसे? आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन के बारे में आइडिया दिया था कि u1, u2, u3, un ये सेट है वेक्टर्स का। तो ui कोई ले ले यहाँ से और uj कोई ले ले यहाँ से, तो i और j अगर सिमिलर होगा मीन्स 1 1 1 i भी 1 j भी 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 n n हो, तो ये आपको 1 देगा, विच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इनर प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट में, आपको याद होगा ये व्हेनेवर, ठीक है, ये सेम होंगे तो 1 आएगा। ठीक है, सो इधर भी इसी तरह 1 1 u1 और u1 u2 और u2 होंगे, इनका इनर प्रोडक्ट 1 होगा। एंड व्हेनेवर ui और uj का इनर प्रोडक्ट ले एंड इफ i इज नॉट इक्वल टू j, मीन्स i अगर 1 है तो j 1 नहीं हो सकता, 2 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। तो u1 u2 u2 u1 u1 u3 u3 u1 कुछ भी ले लें, if they are not similar then their overlap is 0, means they are orthogonal. So this is basically the definition of normalization. अगर ये 1 है, if this thing is 1 then obviously this thing is 1. You got that? तो समझ आ गई, you got that कि ये और ये सिमिलर होंगे। सो मीन्स ये भी एक, ये क्या चीज़ है, ये नॉर्म है, बेसिकली यूनिट नॉर्म है। सो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे, आई और जे सेम होंगे, और सेम नहीं होंगे तो ये ऑर्थोगोनल होंगे। क्या होंगे? ऑर्थोगोनल। सो मैं अब क्या करूँगा, इसको जनरलाइज करूँगा इन द फॉर्म ऑफ, इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करूँगा। कैसे करूँगा? इफ़ यू टेक यू आई, इसका ब्रा ले लें, एंड इफ़ यू टेक यू जे, इसका कैट लें, तो इफ वी डोंट नो कि आई और जे सेम है या नहीं है, सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो लिहाजा सेम होंगे तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्रोनेकर डेल्टा आई जे। याद है आप लोगों को मैंने ये लास्ट टाइम किया था, यस, जबकि ये आई जे किसके बराबर है? दिस इज अ पीस वाइज फंक्शन विच इज 1 फॉर ऑल आई इक्वल्स जे and 0 for all I is not equal to j. So this is the condition of orthonormality, as I have already discussed in some lecture
ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मेलिटी. इस इक्वेशन की कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन उस वक्त होगी जब आई और जे सेम होंगे, तो क्रोने का डेल्टा आई जे 1 के बराबर होगा. एंड व्हेनेवर आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्रोने का डेल्टा विल गिव यू 0. सो नॉर्मल भी, नॉर्मलाइज भी है, ऑर्थोगोनल भी है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ ऑर्थोनॉर्मेलिटी ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको विद ऑर्डिनरी फिजिक्स. ठीक है. फॉर द टाइम बिंग इट सीम्स वेरी लिटिल एब्स्ट्रैक्ट. आप इसको इसका मेक सेंस नहीं कर पा रहे इसको, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी फिजिक्स वेक्टर्स, unit vectors more specifically, and you will see the same properties are hold in ordinary physics vectors, specific vectors called unit vectors. ठीक है. So let's discuss the ordinary physics unit vectors, which forms unit vectors, these which forms the orthonormal set of vectors. अब हम एग्जांपल लेते हैं ऑर्डिनरी फिजिक्स वेक्टर्स की. यूक्लिडियन स्पेस. सपोज वी आर in three-dimensional Euclidean space जो आम स्पेस है हमारी फिजिकल वर्ल्ड में, जब हम 3D में चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ लेट्स से दिस इज x axis, this is y axis, let me call this axis instead of writing the hat over there. So y axis and this is z axis. और इस स्पेस में अगर आपके पास कोई पॉइंट है, इफ यू आर सपोज टू locate this point on this three-dimensional Euclidean space, then you need three basis vectors which forms a vector set or the unit vector set which is used to locate this point. How? If you are to locate this position, then you have to move, let's say, a1 units along, let's say, x-axis. For the time being I am calling iota cap, means I cap को मैं जानबूझ के e1 cap कह रहा हूँ. क्यों? क्योंकि इसकी जनरलाइजेशन easy है as compared to I cap. This is an ugly notation for writing the unit vectors. ठीक है. So e1 cap का मतलब ये है कि this is a unit vector along a1 x-axis. Similarly, then you have to move, let's say, a2 distance along y-axis. So y-axis में मैं j cap को की जगह मैं e2 hat लिखता हूँ. Both are equivalent. These are just labels, so not to worry about these new notations. ठीक है. So what you have to do next? You have to locate this point to move over here. So इधर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ इतना डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा. So this is इतना डिस्टेंस मीन्स a3 यूनिट्स आपने z एक्सिस के लॉन्ग जाना है, और z एक्सिस के लॉन्ग मैं क्या लिखूंगा? k कैप लिखूंगा, which is replaced by e3 cap. So this vector, let's say पॉइंट इधर था, let's say मैंने उधर गलत ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे सेंस बनता है. So a vector is represented by a1 unit along x-axis, and instead of writing the I cap, let's call it e1 cap, plus a2 distance along y-axis, and sorry for writing j, e2 hat, a2 units e2 की तरफ जाना है, plus a3 units e3 की जानिब जाना है. So इस तरह फिर आप इस वेक्टर को लिख सकते हो. सही है. Now you have a unit vector set e1, e2, e3. सही है. ये यूनिट वेक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे आपने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है. That is why these unit vectors are called basis vectors. Unit vector, and sometimes we roughly call it basis. So don't worry if I sometimes say, instead of saying basis vector I say basis, then आपको अजीब नहीं लगना चाहिए. So these are basis set for representing this vector. Now see, like I dot I is 1, j dot j is 1, k dot k is 1,
सो मैं लिख सकता हूँ E1 डॉट E1 इज 1, E2 डॉट E2 इज 1, E3 डॉट E3 इज 1। मीन्स I की जगह E1 लिया है, J की जगह E2 लिया है और K की जगह E3 लिया है। सो ऑल ऑफ दीज यूनिट वेक्टर्स E1, E2, E3 are normalized to unity. Isn't this normalization a kind of normalization? Yes. मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था, पिछले लेक्चर में, कि this is much like the norm of a vector. सही है, ठीक है। सो ये इसी तरह की चीज़ है। सो दिस यूनिट वेक्टर्स आर नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है 3D में डॉट प्रोडक्ट होता है, ND में इनर प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट का जवाब 1 आ रहा है। इसी तरह पिछले एग्जांपल में जो हमने एब्स्ट्रैक्ट लीनियर वेक्टर स्पेस में लिया था, इनर प्रोडक्ट का जवाब 1 आ रहा था। तो ये बिल्कुल एनालॉगस है इससे। सिमिलरली इफ यू कंप्यूट I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I, एंड इफ यू टेक द commutators of these, means if you conversely, means if you change the order of unit vector, again you will get 1. Sorry, 0. What does this mean? E1 dot E2, E2 dot E3, E3 dot E1, all of them will give you 0. So isn't this orthogonal? Yes, orthogonal. Now see, orthogonal की definition क्या है 3D में? Orthogonal की definition ये है कि if E1 is pointing this way, then E2 will not point this way, at least it will point somewhere perpendicular to E1, so E2 is this. And if E1 and E2 are perpendicular, then E3 will be mutually perpendicular on both. So all of these are mutually perpendicular. So if something is perpendicular, then you cannot draw the projection of one unit vector on any other vector. So E1 का shadow E2 में नहीं हो सकता, E2 का E3 में नहीं हो सकता, E3 का E1 में नहीं हो सकता, E3 का E2 में नहीं हो सकता. So orthogonal is a property of a kind of, orthogonality is a property which is a kind of drawing a projection of one vector on another. So if something is orthogonal, then they do not share any projection. So okay? So up now you are in the position to write these two results, normalized to unity and orthogonal to 0, 0, by simply writing these two results in the form of Kronecker delta function. So मैं लिखता हूँ Kronecker delta की शक्ल में कि EI का डॉट ले लें EJ के साथ, and it will give you delta I. याद रखिए ये IJ यूनिट वेक्टर्स वाले IJ नहीं है. Okay, let me assign another base index. Let's say EP dot EQ will give you delta PQ. What does this mean? This means that if P is equal to Q, then EP EQ will give you 1, or otherwise means P is not equal to Q, then it will give you EP dot EQ is equal to 0. So this is normalized to unity, condition of normalization, and this is condition of orthogonality. Merging these two conditions in one equation will give you this equation. So yeah, so it will give you two results, one whenever P is equal to Q and P is not equal to Q. So see, these unit vectors are basically basis vectors, and they form an orthonormal. These are orthonormal vectors since they are satisfying the condition of orthonormality. This is the condition of orthonormality. ठीक है. So इसी तरह when it comes to n dimensional linear vector space, then वहाँ पे 3 से ज़्यादा यूनिट वेक्टर्स होंगे, तो वो 3 से ज़्यादा यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो कभी भी 90 डिग्री पर नहीं होंगे. तो ऑर्थोनॉर्मलिटी में ऑर्थोगोनल का मतलब, the meaning of orthogonality means overlap for dimension
greater than 3. 3 डायमेंशन से ज़्यादा पे जब आप डायमेंशनलिटी पे जाएंगे तो ऑर्थोगोनल का मतलब ये नहीं है कि वो 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि 3 वेक्टर्स ही आपस में 90 पे हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा वेक्टर्स कभी भी आप चेक करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, वो लेस देन 90 होंगे। So the physical sense of orthogonality changes whenever the dimensionality of a system is changed. So when you go from 3 dimension to 4 dimension, then orthogonality doesn't mean that the first unit vector is making the 90 degree with the second unit vector. All that it means is that those vectors do not share anything. Means अगर E1 ये है, E2 ये है, E3 ये है, E4 ये है, अब 4 वेक्टर्स हैं, तो ये 90 नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है, ये 90 नहीं हो सकता। So that is why orthogonality का मतलब है in general overlap. If something is not giving you, if 2 unit vector gives you 0, then it really always doesn't mean that these vectors are at 90 degree. It means they are not sharing anything with each other. They are not sharing any projection. There is no overlap. Similarly, you can say if 2 vectors or 2 wave functions are orthonormal, then it means they are normalized to unity. Orthogonality means those wave functions or those functions are not उसका ये मतलब नहीं है कि वो 90 डिग्री पे है. That simply means that they are not sharing anything with each other. Means their wave function is not sharing anything with each other. ठीक है? So this is the idea of orthonormality. ठीक है, सो अब मैं एक और ऑर्थोनॉर्मलिटी की डेफिनेशन आपको करूंगा विद कॉन्टिन्यूअस वेक्टर्स। अभी तक जो हमने वेक्टर्स लिए ये डिस्क्रीट बेसिस में लिए E1, E2, E3, E4, सही है। अब मैं एक डेफिनेशन करना जा रहा हूँ, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए है और उस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा बिकॉज दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ this given chapter which I am following right now. ठीक है, so अगर आपको नहीं भी समझ आता है तो don't worry, someday we will learn कि ये क्या चीज़ है in detail. सही है। So suppose you have a function phi of x and you have a function psi of x, और आप phi और psi का मैं इस तरह ले लेता हूँ, फंक्शन को मैं ले लेता हूँ बजाय फंक्शन के मैं ये ले लेता हूँ, phi itself depends on x. So okay, so let me define it in some simple way. Okay, so this is psi, which is a function of x, this is a function of x, then phi और psi का इनर प्रोडक्ट का मतलब ये है phi of x. Okay, so इसको भी मैं फाई ही नाम दे देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। सो ये फाई है तो ये वेरिएबल वाई है, लेट्स से। सो ये फाई जो है ये एक्स पे डिपेंड करता है और ये फाई वाई पे डिपेंड करता है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इनर प्रोडक्ट. बिफोर फाइंडिंग द इनर प्रोडक्ट लेट मी टेल यू आई एम सेइंग दैट दीज आर नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी. सही है, नॉर्मलाइजेशन तो ये रखते हैं बट मीन्स ये इनका नॉर्म 1 आएगा. बट व्हेन यू कैलकुलेट द इनर प्रोडक्ट तो इसमें x और y सिमिलर होंगे तो इट विल गिव यू 1 इफ, ठीक है। एंड इफ phi x phi y का जवाब 0 आता है तो इट मीन्स x and y are not equal. So here, so this time instead of, since we are dealing with the continuous functions instead of discrete functions, discrete basis, since we are discussing the continuous function, so now this time you are not going to write the orthonormality condition like the Kronecker delta, क्योंकि इधर कोई indices नहीं है and Kronecker delta is defined for indices, and since x and y are not indices, rather these are independent variables, so writing this way is straight away wrong. Okay, so how would you define? You will define another way, in another way, which is called Dirac delta function. Delta with argument x minus y
and since Dirac delta function is symmetric function, so you can even write y minus x. So now whenever you are dealing with the continuous basis, orthonormal basis, then orthonormality condition involves Dirac delta function instead of Kronecker delta function. Okay? And it is piecewise function. Again, it will give you 1 and 0. 1 will come whenever x is equal to y, and 0 will come whenever x is not equal to y. Okay? So this is the orthonormality condition for the basis vectors, where the basis vectors are continuous. Means whenever you are dealing with an infinite dimensional linear vector space, then the orthonormality condition involves the Dirac delta function. So here, and whenever you are dealing with a certain kind of linear vector spaces where the functions is basis and the dimensionality of the linear vector space is finite, means you are dealing with the indices, then you have to write your orthonormality condition in the form of Kronecker delta function instead of writing it in terms of Dirac delta function. So this is all about the orthonormal vectors and orthonormality condition. So in the next video we will discuss what is called linear dependency or the linear independency of basis vectors. So उसके बाद फिर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. So उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि what are the basis vectors. So अभी जो मैं बार frequently I am using the word basis, what it actually means whenever I call a vector a basis vector. So we will figure out, we will fix it, we will find, you will understand कि ये क्या चीज़ है. So after next video, bye. Must like, share and subscribe this video, and share with those students who feel uneasy whenever learn quantum mechanics in the English language and YouTube, so they will learn it in their native language. So thanks for watching.